हिंदुस्तान की तारीखी इतिहास का एक ऐसा किला जिसे सीधे सीधे लड़ाई में कोई भी आक्रांता जीत नहीं सका। एक ऐसा किला जिसे यादव राजवंश में बनाया गया। यादवों ने इसको अपनी राजधानी बनाया। इस किले को बनाने में 237 साल लगे। आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे और डिफेंस के हिसाब से देखेंगे तो इतना मजबूत बना है कि इसके अंदर कोई भी परिंदा भी पलक नहीं मार सकता। इधर आने के बाद में देखिए दीवार दिखाई देती पर दरवाजा दिखाई नहीं देता। हमारे साथ थॉमस जी हैं जो बहुत ही रिनाउंड गाइड हैं और इनको बहुत अच्छी समझ है भारतीय इतिहास की, किलों की इतिहास की। इनकी भाषाओं पे भी बहुत पकड़ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, थॉमस जी बताने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुझे इस किले के बारे में बताइए कि ये किला नायाब क्यों है। आप सबका, मेरा नाम थॉमस बंसोड़ है। आप सबका देवगिरी किले में स्वागत है। तो किला देखने से पहले हम इस किले के बारे में 4 चीज़ों को गौर करेंगे। एक, किले के पूरा आर्किटेक्चर यानी पूरा वास्तुशास्त्र। दूसरा, इसके अंदर का इतिहास। तीसरा, जो इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं वो। और आखिरी का जो मेन पार्ट बोले तो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सुरक्षिता। तो इसके लिए यादव जो थे ये कर्नाटक से थे और ये उनकी मातृभाषा थी कन्नड़ा, दूसरी भाषा थी संस्कृत, तीसरी भाषा थी मराठी। और ये 2 रिलीजन को फॉलो करते थे, हिंदू और जैन। और उन्होंने ही उनके कार्यकाल के अंदर उन्होंने एलोरा में जो गुफा बनाई जैन धर्म की, वो जो गुफा है वो ये चालुक्य और यादव की पीरियड की। उसी पीरियड के अंदर उन्होंने इस किले को बनाने से पहले इस पहाड़ की ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 180 मीटर ऊंचा है। इसी पहाड़ के अंदर उन्होंने 4 जैन धर्म की गुफा बनाई। उसके बाद में इन्होंने ये जगह इसलिए चुना क्योंकि ये जो पहाड़ है इसके तीनों तरफ से आपको पहाड़ दिखाई देंगे। तो इसकी शुरुआत उन्होंने जो है पहाड़ से शुरू किया, चारों तरफ से इसको तराशा। और ये पहाड़ जो ज़मीन के ऊपर वहाँ से नहीं तराशा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तराशेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो नीचे के नीचे ख़राब हो सकता है। पर ये जो है ये पहाड़ को पूरा छील कर या उसे पूरा काट कर उन्होंने चारों तरफ से खाई बनाई जो 70 फीट गहरा है, 50 से 65 फीट चौड़ा है। और इस खाई के अंदर कोई नदी का, तालाब से कहीं से पानी कनेक्ट नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या होता है कि दुश्मन आएगा तो पहले क्या करेगा, पानी को बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने नेचुरली यानी बारिश का पानी उस खाई में जाना चाहिए। इसलिए पहाड़ की जो दीवार है वो पूरी कैसी दी है, जिगजैग दी है। यानी इसलिए दिया है कि जैसा ही वो दीवार के ऊपर, दीवार से पानी, बारिश का पानी डायरेक्ट खाई में जाएगा। और उसकी सेफ्टी के हिसाब से उस पानी के अंदर उन्होंने मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़े हुए रहते थे। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने अंदर सुरंग बनाए जो पहाड़ के अंदर। अगर आप कहीं पे भी, अगर कोई भी पहाड़ के अंदर से जो रास्ता निकलता है तो वो सिर्फ जिगजैग होता है। पर इस सुरंग के अंदर रास्ता इस तरह से बनाए कि उसके अंदर उन्होंने 4 अलग प्रकार की डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई, यानी डिफेंस आर्किटेक्चर बनाए कि दुश्मन आसानी के साथ उस सुरंग के अंदर न जा सके। और उस सुरंग के अंदर ऐसा रास्ता बनाए कि आपको पहले नीचे जाना है यानी अंडरग्राउंड टनल में जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर जिगजैग घूमना है, फिर उसके बाद में राउंड लेना है। ऐसी करते करते आपको इस सुरंग के अंदर कम से कम आधा किलोमीटर आपको उस सुरंग में जाना है। तो उसके अंदर राजा ना पालकी में बैठ के जा सकता है, ना घोड़ा उसके अंदर से जाता है, क्योंकि उसके उस सुरंग के अंदर पूरा के पूरा अंधेरा है। उसके अंदर कोई सूरज की रोशनी नहीं दी है। ये सुरंग इसलिए बनाए गए कि उस टाइम की लड़ाई जो थी वो आमने सामने की लड़ाई थी। उस टाइम पे लड़ाई जो थी तोपों की लड़ाई नहीं थी। तो उनको इस तरह से ये किला बनाना था कि इस मजबूती से को कोई भी दुश्मन इस किले को आसानी के साथ हासिल न करे या इसको जीत न पाए। तो इस किले के अंदर 7 दीवारें, 5 दीवारें ज़मीन के ऊपर है, 2 दीवारें इस पहाड़ के ऊपर बनाई। ये दीवारें भी सीधी नहीं है, तो ये पूरी जिगजैग बनाई है। इसलिए बनाए कि दास के दुश्मन आसानी के साथ अंदर ना आए। दूसरा, इस दीवार को अगर ये ऊंची, आड़ी और सीधी रही और इसको कोई सपोर्ट नहीं रहा तो ये दीवारें कुछ सालों के बाद गिर सकती। इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, पिलर्स दिए हैं। यानी इस पिलर का काम दीवारों को सपोर्ट करना है, यानी आर्किटेक्चर के हिसाब से। और डिफेंस के हिसाब से इस पिलर को जब बाहर से दुश्मन देखेगा तो उसको पता चलेगा कि सिर्फ ये पिलर है। पर इस पिलर का ऊपर टेरेस रहेगा, टेरेस से उसका ऑब्जर्वेशन टावर बोलेंगे उसको। उसके बाद में इसके अंदर उन्होंने एम्प्टी प्लेस रखा है। एक तो उसका काम क्या है कि 2 प्रकार का डिफेंस होता है, एक तो छुप कर बैठना,
दूसरा वहाँ पर उनके पास जितने भी वेपन्स होंगे उसके अंदर छुपा के रखते थे। जाने आने के लिए रास्ता जो दिया है वो सीधा नहीं, तो वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग रास्ता बनाए। उसके बाद में हर दीवार के दोनों साइड से बाएं तरफ दाएं तरफ उन्होंने क्या बनाए, सूखा खाई बनाई, यानी वो भी 20 से 30 फीट गहरा। यानी इस खाई को पार करके दीवार फांद कर भी आना आसान नहीं है। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर टोटल 52 दरवाजे हैं। सभी दरवाजे की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक नहीं है, हर एक दरवाजे की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है। इसलिए दिया कि ताकि दुश्मन को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कौन सा दरवाज़ा कहाँ जाता है। फिर उन्होंने अंदर ऐसी चीज़ें बनाई कि दुश्मन आसानी के साथ न जाए। अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखना चाहिए, बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखना चाहिए। यानी अंदर की दीवारें जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे दीवार की हाइट ऊंची होती जाएगी। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि अंदर के पाथ कुछ ऐसी बनाए जो स्लिपरी पाथ बनाए, कुछ रफ पाथ बनाए। यानी दुश्मन अंदर घुसता है तो उसके ऊपर यानी उसको ऊपर अटैक करने के लिए स्लिपरी पाथ इसलिए बनाए ताकि उसके ऊपर से घोड़े दौड़ नहीं पाएंगे, ना दुश्मन को लेने के लिए रफ्तार नहीं मिलेगी। तो इस किले की शुरुआत जो है ये 950 एडी में शुरुआत किया और 1187 में पूरा कंप्लीट किया। ये लगभग 1000 साल पुराना किला है। जी 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 जी। अभी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो 100 साल और 50 साल नहीं चलते, ये 1000 साल से टिका हुआ है। जी जी। तो ये 950 एडी में शुरुआत हुई, 1187 में कंप्लीट हुआ। यानी इसको बनाने के लिए 237 साल लगे और ये 237 साल में 3 से 4 पीढ़ी ने काम किया। पहला जो राजा भिल्लम राज था, उसके बाद में 5वें ने इसको ख़त्म किया। तो ये जो राजा भिल्लम राज जो था, ये 5वां इतना उसको यानी डिफेंस में इतना दिलचस्पी थी कि वो इतना माहिर था कि उसको ऐसा लगता था कि ये किला ऐसा होना चाहिए कि कोई दुश्मन इसको आसानी के साथ जीत न पाए। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये किला पूरा बनने के बाद 5वां भिल्लम राज ने इसको नाम दिया देवगिरी। देवगिरी का मतलब होता है दैवी ज्ञान, या इसे बोलते हैं गॉड ऑफ नॉलेज। और फिर उसके बाद में दूसरा राजा जो रामदेव राय, जो यादव का राजा जो 1260 में यहाँ पर राज कर रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो अफगानिस्तान से दिल्ली गया, दिल्ली से पूरा काबिज करने के बाद में वो सेंट्रल पार्ट में आए और सेंट्रल पार्ट के अंदर यानी भारत के सेंट्रल पार्ट के अंदर जो औरंगाबाद और नागपुर ये सेंटर में आता है। और उसने सुना कि ये यादव की क्या है, धनवान नगरी है और ये यादव की देवगिरी बोले तो राजधानी है, किसी भी हाल में इसको हासिल करना है। तो उसने क्या किया कि पहले उन्हें बाहर से जितने भी सिविलियंस थे उनके ऊपर अटैक शुरू किया, यानी बाहर के सिविलियंस को उसने लूटना शुरू किया। और रामदेव राय को जब पता चला तो उसका बड़ा लड़का, उसका नाम था शंकर देव राय, और ये यादव का जो किंगडम था यानी उनका पूरा जो राज्य था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा तक था। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने रामदेव राय ने उसको समझाने की कोशिश किया पर वो समझ के बाहर था। तब उसने अपना जो सेनापति था उसका नाम था मलिक काफर, उसको लड़ाई के लिए भेजा। और जब उसने उसको लड़ाई के लिए भेजा पर वो अंदर आना मुमकिन नहीं था क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही था। और इसके अंदर जो लड़ाई थी, जो तोपों की लड़ाई नहीं थी, तो ये आमने सामने की लड़ाई थी। तो वो अनसक्सेस होने की वजह से फिर उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि ये किला तो अपन जीत नहीं पाएंगे, तो उसने बाहर की जो रसद थी यानी अनाज वगैरह उसको सब बंद कर दिया। और रसद बंद होने की वजह से आखिरी में उसका नाइलाज हुआ और फिर उसने ये किला उसको सरेंडर करना पड़ा। जो 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सरेंडर यानी इसको हासिल किया। फिर उसके बाद में फिर दूसरी सल्तनत जो दिल्ली में बैठी थी उसका नाम था तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 के अंदर। और तुगलक डायनेस्टी का राजा था गियासुद्दीन, उसका बड़ा लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और उसने उसको बोला कि अपना किंगडम साउथ इंडिया तक एक्सपांड कर ले, यानी पूरा विस्तार कर ले। तो वो कहाँ तक गया, आज जो सिटी है तेलंगाना स्टेट में आती है उसका नाम है वरंगल। और फिर उसके बाद में उसके फादर का देहांत होने के बाद में उसने सोचा कि राजधानी दिल्ली से यहाँ लाई और यानी वहाँ से शिफ्ट किया और इस किले का नाम दिया दौलताबाद। और वो इसलिए दिया क्योंकि उसने देखा कि यादव के पास इतना धन है और ये धन क्यों देख के उसने इस किले का नाम दिया दौलताबाद। दौलत का मतलब होता है धन, बात बोले तो धन था, मतलब उतना धन किसी डायनेस्टी के पास नहीं था। ये जो कहा जाता है कि वो जेवरात के कपड़े पहनते थे, सही बात थी? सही बात है, सही, एग्जैक्टली। तो ये जो है यानी इतने धनवान थे, इसलिए उसने क्या किया कि राजधानी दिल्ली से यहाँ लाई
और फिर उसने अलग अलग प्रकार की करेंसी भी चालू किया कि धन इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो राजधानी, फिर उसका नाम उसने दौलताबाद दिया। फिर उसके बाद में फिर अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पे काम किया। जैसे कि अभी किले की जो मेन इंपॉर्टेंस, यानी ये किला किस तरह से बनाया गया, ये देखो सामने जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, अभी ये देखो दीवारों के अंदर उन्होंने खांचे लगाए हैं। अच्छा, वो जो खांचे इसलिए लगाए कि जानवर अंदर न आ पाए, तो इसके अंदर लकड़ी के क्या करते थे, बीम्स लगाते थे, और ये बीम्स के अंदर क्या हो जाती है, लकड़ी उसके अंदर फिट हो जाती है, जानवर आगे न बढ़ पाए। अगर मान लो वो बाहर से उसको लकड़ी को निकालेगा, इसलिए जंजीर भी है, जाते समय आपको उसको चेक कर सकते, देख सकते हैं। जैसे ही अंदर एंट्री हो रही है तो यहाँ आने के बाद में उसको दोनों साइड में 2 रास्ते दिखाई देंगे, यानी जैसी एंट्री हुई 2 रास्ते दिखाई दिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब इधर का के रास्ते पे क्या है? इधर आगे जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, सूखा खाई एंड ए डेड एंड। जैसा ही इधर आएगा तो उसको डायरेक्ट एंट्री दरवाजा नहीं मिलेगा, तो जैसा ही उसको क्या दिखेगा, पिलर दिखाई देगा। अभी देखो ये पिलर जो है, ये पिलर का मैंने मतलब समझा दिया कि ऊपर से टेरेस से उसको वॉच करते थे, यानी जैसे अंदर एंट्री हुई, पर ये एंट्री के सामने पिलर नहीं है डिफेंस के हिसाब से। उसके बाद में इधर आने के बाद में देखिए आपको हर क्या दिखाई देती, दीवार दिखाई देती, पर दरवाजा दिखाई नहीं देता अगर तक दरवाजा नहीं था। हाँ, और इसके आगे जाने के बाद में फिर और आपको सूखा खाई दिखने को मिलेगा। ये पूरा किले का एरिया जो है 237 एकड़ है, और इसको बनाने के लिए भी 237 साल लगे। ये देखो ये पहला मेन एंट्रेंस दरवाजा है। हाँ, अभी ये दरवाजा देखिए पूरा टीक वुड में बनाया है, और ये अगर लकड़ी का रहा तो इसको जला भी सकते हैं दुश्मन। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर पूरे लोहे के पट्टियां लगाई। उसके बाद में दरवाज़ा मजबूत हुआ, और उसको तोड़ने के लिए हाथी की मदद से इसे तोड़ेंगे या ओपन करेंगे, इसलिए उन्होंने स्पाइक्स लगाए। वो इतने शार्प स्पाइक लगाए ताकि हाथी इसको ओपन न कर सके। पर दरवाजे के बाहर स्पाइक होने की वजह से सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो कट भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंदर की डिफेंस स्ट्रेटेजी चेंज किया है। जैसे कि अंदर की दीवार जिगजैग देने के बजाय उन्होंने क्या किया, राउंड दिया है, यानी कर्व किया है। और दूसरा, इसके ऊपर देखिए, ऊपर एक दीवारों के ऊपर उन्होंने छुपने की जगह बनाई, जहाँ पर छुप कर बैठेंगे, हाथ में पत्थर के गोले होंगे, और वो दुश्मन के आंख के ऊपर। ये वो जो आप बता रहे हैं ये एरिया है इधर से लगे हुए। ये जो दरवाजा है, दरवाजा जैसे ही खुलेगा, जैसा ही हाथी इसको ओपन करेगा, सीधी धड़क कहाँ गिरेगी, उस दीवार के ऊपर, क्योंकि हाथी चौड़ा होता है, ऊंट भी चौड़ा होता है, तो उसको मुड़ने के लिए तकलीफ है। और जैसे ही एंट्री अंदर जाएगी तो यहाँ से दुश्मन को लगेगा कि दरवाज़ा और दीवार एक ही लाइन में, यानी उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसका नज़र कहाँ रहेगा, सामने और पीछे। जैसा ही आगे बढ़ेगा, सामने और लकड़ी लगा दी, यानी लकड़ी का बीम लगा दिया ताकि उनके जानवर वहीं रुक जाए। और जैसे ही वहाँ रुकेगा, ये खिड़की है, ये दरवाजे के पीछे खिड़की बनी, छुपने की जगह है, वहाँ से पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाएगा। क्या कमाल की साइंस इस्तेमाल की गई। और ये पहला दरवाजा और दूसरे दरवाजे का अगर आप अंदर का डिस्टेंस देखेंगे तो आप मैंने चौंक जाएंगे, क्योंकि अंदर का डिस्टेंस इतना छोटा है, पर ये दोनों दरवाजे के अंदर कितने स्ट्रैटेजी बनाई। यानी जैसे ही देखो आगे जाते के साथ 2 दीवार दिखाई देगी, एक राइट साइड की राउंड दीवार है और एक लेफ्ट साइड की स्क्वायर दीवार है। यानी दोनों दीवार अगर सरीकी रहे तो दुश्मन आसानी के साथ अंदर जाएगा। दूसरा, इसी के आगे जाने के बाद में फिर अंदर एक स्टेयरकेस दिया है जो ऊपर के पिलर के ऊपर, टेरेस के ऊपर जाता है। फिर दूसरा दरवाजे के और एक नंबर दरवाजे के बीच में का गैप एकदम नैरो दिया है ताकि दुश्मन आसानी के साथ अंदर ना आए। फिर जैसा ही दुश्मन आगे बढ़ेगा, बड़ा स्पेस दिया है, यानी खुला स्पेस दिया है। यानी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि दुश्मन को घेर के चारों तरफ से घेरेंगे, और दुश्मन जब सेंटर में आएगा तो चारों तरफ से उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तुगलक भी नहीं घुस पाया इसमें, कोई नहीं, किसी ने भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी ने भी जीत नहीं पाया, बाहर से बंद करके ही इस पे कब्जा। बस। और फिर ये देखो, ये जैसी उसको पूरे यानी 7 दीवारें पार करना है। और दूसरा, इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। यानी ये जो किला है, ये तुगलक के ज़माने में ये राजधानी होती थी, यानी देवगिरी के यानी यादव के ज़माने में ये राजधानी थी। फिर इसके अंदर जाने के बाद में फिर आपको फिर अंदर एक पुराना कुआं है, उसका नाम है सरस्वती, जो यादव के पीरियड का है, 70 फीट गहरा है, और उसका इस्तेमाल उन्होंने पानी पीने के लिए करते थे। और फिर उसके बाद में उसकी सरस्वती
जो कुआं है उसके सामने ही आपको यादव के पीरियड के अंदर आपको मंदिर दिखाई देगा। और फिर उसके बाद में फिर वो मंदिर के सामने का जो पाथ देखेंगे वो पूरा स्लिपरी पाथ है, यानी दुश्मन आसानी के साथ इसके ऊपर से नहीं ना घोड़े दौड़ पाएंगे। उसके बाद में जैसा ही आप तीसरे गेट के पास जाएंगे, तीसरे गेट के पीछे आपको दीवार के ऊपर एक टावर दिखाई देगा और टावर के ऊपर 6 खिड़कियां दिए, यानी चारों तरफ से उसको कवर करने के लिए कि दुश्मन अंदर कितने आ रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही दिया है। फिर तुगलक के पीरियड के अंदर उन्होंने एक बड़ा हौद बनाए जिस यानी पानी स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गया है राजधानी होने की वजह से। तब फिर उन्होंने वहाँ पे हाथी हौद बनाए, दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, जो पानी स्टोरेज करने के लिए उसे बोलते हैं हाथी हौद। फिर हाथी हौद के आगे जाने के बाद में फिर आपको दिखाई देगा जो यादव के पीरियड के अंदर जैन मंदिर था, और वो पूरा जैन मंदिर 152 पिलर के ऊपर खड़ा है। वो भी साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है, उसे बोलते हैं हेमाडपंथी स्टाइल या उसे इंटरलॉकिंग बोलते हैं। जैन मंदिर के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कन्वर्ट करके ऊपर का डोम बनाए, यानी उसको मस्जिद बनाए, फिर 4 कमान डाला है, और फिर उसके बाद में एंट्रेंस का जो डोम है, एंट्रेंस का जो रास्ता है उसके ऊपर भी उन्होंने डोम लगाया। फिर उसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, पर मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये जो था ये पूरा निज़ाम के अंडर में था, और उस टाइम पे यानी निज़ाम इसको रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी भी हाल में लड़ाई की है सिवा परियाने, तो उन्होंने मिलिट्री की फ़ौज पंजाब से भेजी। उसके बाद में फिर उसने सरेंडर किया, ऑपरेशन पोलो। हाँ, तो फिर निज़ाम ने 17 सितंबर 1948 में भारत सरकार ने वहाँ पे भारत माता का मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर का नाम दिया भारत माता मंदिर। यानी पहले जैन मंदिर था, फिर उसके बाद में मस्जिद बनी, फिर अभी भारत माता। और वो जो मीनार है वो क्या है? अभी देखो भारत के अंदर 2 सबसे हाईएस्ट मिनरेट है, यानी सबसे ऊंचे मिनरेट। पहला जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, और दूसरा जो है चांद मीनार। देखिए उस चांद मीनार के अंदर आपको दोनों भी रिलीजन का देखने को मिलेगा। जैसे कि ऊपर का अगर हेड देखेंगे तो आपको शिवलिंग नजर आएगा, उसके ऊपर जो कलश है उसके अंदर कमल का फूल है, कमल के फूल के ऊपर आधा चांद है। वो जो मीनार है, ये मीनार अब्दुल बहामनी जो बीजापुर का राजा था, उसी ने ये इसकी शुरुआत 1435 में शुरू किया, 1445 में यानी 1445 में कंप्लीट किया। और इसकी ये मीनार की ऊंचाई जो है 210 फीट ऊंचा है। अंदर जो जाने की जो सीढ़ियाँ है वो पूरी स्पायरल बनाई, यानी गोल घूमकर जाना है। उसके बाद में पूरा यानी पत्थर से बनाने के बाद में चूने से प्लास्टर किया, और उसके ऊपर उन्होंने लाल मिट्टी से कलर दिया है। तो यानी ये जो है सेकंड हाईएस्ट मिनट इन इंडिया, यानी उसे चांद मीनार बोलते हैं। अच्छा, ये जो इसकी खिड़कियां हैं ये ऊपर सैनिकों के लिए थी, दरवाजे के लिए पहला प्राइमरी? नहीं, ये तो अभी का एडिशन सही है। अच्छा। हाँ, ये पुराना पूरा छुपने की जगह बनती थी, यानी टेरेस था इसके ऊपर। और इसको जोड़ा कैसे गया? पत्थर है और इसको लाइन से जोड़ा गया चूने से? नहीं, देखो इसकी जो पत्थर जो है इसको पहले क्या करते थे, खांचे के अंदर इंटरलॉकिंग करते थे, और उसके अंदर जो है उसके अंदर उसको स्टिक करने के लिए चूना भी इस्तेमाल करते थे, और जो राइस का हस्क होता है और जो तुम्हारा गुड़ होता है या गम होता है, ये पूरा उसका पेस्ट बना के उसके अंदर भर देते थे। यानी कुछ सालों के बाद भी वो पत्थर क्या लूज नहीं होना, तो इसलिए वो स्टिक करते थे उससे, यानी फिक्स भी करना है और उसको स्टिक भी करना है। फिर उसके बाद में आगे जाने के बाद में फिर आपको फिर बहुत बड़ा एक दरवाज़ा दिखाएगा, और उसके साइड में जो वॉल है उसे बोलते हैं काला कोट। अभी हम जो पहले दरवाजे में खड़े इसे महाकोट बोलते हैं। और फिर काला कोट के बाद में फिर आपको पूरी यानी काला कोट जाने से पहले वहाँ से फिर आपको 750 स्टेप्स है जो एकदम माउंटेन के टॉप के ऊपर है। इसके उस पे आते हैं मैप पे, थोड़ा इसको और आप मुझे अच्छे से बता पाएंगे? यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, मैं देख रहा हूँ। ये जैसे हमने यहाँ से इसके एंट्री पॉइंट जहाँ भी हम खड़े हैं वो कौन सा है? ये है महाकोट। ये देखो यहाँ से अपन अब यहाँ से आने के बाद में ये देखो ये भारत माता मंदिर देख लिया आपने। ये भारत माता मंदिर के पहले ये देखो हाथी हाउस देख लिया आपने। ये उसके बाद में फिर हम यहाँ पे काला कोट आएंगे, तो उसके पहले भारत माता के बाद में ये चांद मीनार है। चांद मीनार से सीधा आगे जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे काला कोट दिखाई देगा, और काला कोट के पास में एक छोटा मंदिर है, वो जो मंदिर है हेमाडपंथी मंदिर है। अभी ये यहाँ से ये पूरी स्टेप्स चालू हो जाती जो एकदम टॉप के ऊपर। फिर टॉप के ऊपर यादव के पीरियड के अंदर वहाँ पर एक शिव मंदिर है, यानी एक शिवलिंग था, और फिर एक संत जनार्दन स्वामी जो थे, ये लोकल सेंट थे, संत एकनाथ के
गुरु थे उनके फुटप्रिंट्स हैं। बाद में फिर उसके ऊपर बहुत सारा एडिशंस हुआ, जैसे कि ऊपर एक मोहम्मद में मुगल पीरियड के अंदर शाहजहां ने एक बड़ा हॉल बनाया, जो मीटिंग हॉल, जो जिसे बोलते हैं बारादरी या दीवाने खास बोलते हैं, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ सभा लेते थे, उसे बोलते हैं दीवाने खास। अच्छा, एक मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे उत्तर भारत के किले हैं, चित्तौड़ का किला है या फिर और भी तमाम किले हैं, उससे ये किला कितना अलग है? देखो, इसके अंदर की जो यानी जो आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे और डिफेंस के हिसाब से देखेंगे तो इतना मजबूत बना है कि इसके अंदर कोई भी परिंदा भी पलक नहीं मार सकता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, इस किले के अंदर रास्ते, दीवारें, दरवाजे, उसके बाद में इसके ऊपर के टावर्स, उसके बाद में इसके अंदर के सुराखें और दोनों साइड से दीवारों के दिए हुई खाई और माउंटेन के चारों तरफ से दिए हुई खाई। तो ये हर एक का अपना एक कंट्रीब्यूशन है जो डिफेंस के हिसाब से, यानी हर एक अपना अपना एक डिफेंस करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे देखो जैसे सुराखा बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सुराख, तो ये सुराख का काम के एक तो एरोस फेंक देना उसके ऊपर। अगर इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो ऐसा स्लीपरी पूरा बनाया, उसको इसलिए बनाया कि उसके अंदर से कोई भी दुश्मन आए तो दीवार का सपोर्ट लेगा और चिटक के खड़े रहेगा, तो ऊपर से गर्म तेल भी फेंक सकते हैं। अद्भुत है। ये आज से 1000 साल पहले बना साइंस का एक अद्भुत नमूना है, जो उस समय के यादव राजवंश ने खोजा। और इस डायनेस्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, आपने शायद किताबों में पढ़ा होगा चालुक्य राजवंश के बारे में। उसी से ये अलग होकर के उन्हीं के एक ताबेदार सरदार थे और उनसे अलग होकर इन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया, जो ऊपर नर्मदा नदी के किनारे से नीचे तुंगभद्रा नदी के किनारे तक घूमता था। मध्य प्रदेश का थोड़ा इलाका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये पूरा इलाका आता था, गुजरात का थोड़ा हिस्सा आता था। उन्होंने ये किला बनवाया और जैसा थॉमस जी ने बताया कि ये इतना नायाब है, इतना अद्भुत है कि इसको तब भी कोई सेना इसके अंदर घुस के नहीं जीत सकी थी। उस तरीके से जीता कि बाहर लोगों को रोक दिया, रसद बंद कर दी, साल 6 महीने बाद राजा ने सरेंडर कर दिया तो कर दिया। तो ये अपने आप में देखने वाली चीज़ है। कभी भी आप इधर आते हैं तो ज़रूर आइए और ज़रूर देखने आइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, थॉमस जी आपको मिलेंगे जो इस किले के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। ये भारत के वास्तुकला, स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना है जिसको ASI प्रोटेक्ट करता है। और हमारा ये मानना है कि ऐसी धरोहरें हिंदुस्तान की जो हैं उनको आप तक पहुंचाना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसी मकसद के साथ हम यहाँ आए। हमने थॉमस जी से बातचीत की, हमने पूरी तस्वीरें बनाए। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देवगिरी का किला जो कभी दौलताबाद हुआ, फिर इसका नाम देवगिरी हुआ, लेकिन नाम भले बदले लेकिन ये यथावत अभी भी वैसे ही बना हुआ है और इसकी बुलंदी बनी रहे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।